डियर स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करता हूँ एक न्यू टॉपिक दैट इज असेसमेंट ऑफ फर्म। जितने भी असेसी हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटीज़, एनी अदर जुरिडिकल पर्सन, चैरिटेबल ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, म्यूचुअल कंसर्न्स, तो उन सबका असेसमेंट करना है। इंडिविजुअल से मैं इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो आपने ऑलरेडी आईपीसीसी लेवल पे या इंटर लेवल पे किया हुआ है और वो आपको अच्छे तरीके से करना आता भी है। और बीच बीच में, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको 80G टीच किया था, तो वहाँ पे वो एक इंडिविजुअल का क्वेश्चन डिज़ाइन किया था। तो स्टार्ट करते हैं असेसमेंट ऑफ फर्म। फर्म के असेसमेंट को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो प्रैक्टिकल पोर्शन, एक थियोरेटिकल पोर्शन। सेक्शन 184 हो गया, 185 हो गया, 40 सब सेक्शन बी हो गया, 187 है, 188 है, इनको भी मैं करवाऊंगा और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी इसका लेते हुए चलूंगा। तो पार्टनरशिप फर्म की पहले ये देखते हैं कि हाउ टू कंप्यूट द टैक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। वैसे तो पहले इनकम निकाली जाती है, उसके बाद टैक्स निकाला जाता है, लेकिन यकीन जानो मेरी बात का, आपको ज़्यादा समझ में आएगा जो मेथड मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ आपको पार्टनरशिप फर्म टीच करने का। जो टोटल इनकम है उस पर अगर हमें टैक्स निकालना है तो उस टोटल इनकम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये बहुत बेसिक टैक्स निकालने का तरीका है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग लिख लेते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सारे नहीं, रेफर्ड टू इन सेक्शन 111A। अगर आपने इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड फंड को रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल किया और एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्सेस पेड और पेएबल, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो ऑलरेडी 1038 में एग्जाम्प्ट हो जाता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ 15%। दैट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रेफर्ड टू इन सेक्शन 111A। और एक हम कैजुअल इनकम को अलग से लिख लेते हैं। तो टोटल इनकम में से इन 3 इनकम को रिमूव करने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रेफर टू इन सेक्शन 111A एंड कैजुअल इनकम, द बैलेंस को हम लिख देते हैं बैलेंस इनकम। तो जनरली यही इंडिविजुअल में भी करते हैं। जनरली जो टैक्स के रेट लगाए जाते हैं, जो मोस्ट पॉपुलर रेट्स है, वो ये 4 रेट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन is chargeable to tax at the rate of 20%। सेक्शन कई बार आपने पहले भी किया होगा, मैं फिर लिख देता हूँ 112। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अभी अभी बताया कि बाकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो सारे बैलेंस इनकम में जाएंगे, बट जो इक्विटी शेयर्स या इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स को आपने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल किया है उस पर 15% लगेगा सेक्शन 111A के अंदर। कैजुअल इनकम पे सेक्शन चलो लिख देता हूं 115BB और टैक्स का जो रेट होता है आपको अच्छे तरीके से पता है, दैट इज 30%। तो ये तो स्पेशल रेट्स हो गई जो कि एक खास तरीके की इनकम पे लगते हैं। इसके अलावा जो इनकम बच जाती हैं इंडिविजुअल में, उस पर हम स्लैब लगाते थे, बट पार्टनरशिप फर्म के केस में बैलेंस इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स at the rate of 30%. In case of partnership firm,
स्लैब अप्लाई नहीं किया जाता है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो भी पार्टनरशिप फर्म की इनकम होती है वो 30% से टैक्सेबल होती है बैलेंस इनकम। तो कौन कौन सी इनकम 30% से टैक्सेबल होती हैं? सैलरी का तो मतलब ही खत्म हो जाता है पार्टनरशिप फर्म में, उसको तो हटा देते हैं, हाउस प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाएगी। मेन सोर्स ऑफ इनकम जो होगा प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो 30% से टैक्सेबल होगा, ये तो मेन ही होगा। फिर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A के अलावा अदर बच जाते हैं, जैसे कि ज्वेलरी को आपने सेल किया, जैसे कि आपने लैंड को सेल किया, आपने बिल्डिंग को सेल किया, आपने नॉन लिस्टेड शेयर्स को सेल किया, आपने शेयर्स को सेल किया बट आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंज सेल किया जिस पे एसटीटी पे नहीं हुआ, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A में रेफर्ड नहीं है, उनके अलावा जो बच जाएंगे वो भी बैलेंस में जाएंगे। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कैजुअल इनकम केवल 115BB में 30% से टैक्सेबल हो जाती है। इसके अलावा जो इनकम बच जाती है, इंटरेस्ट इनकम अगर इसके अंदर आ जाएगी 30% से टैक्सेबल हो जाएगी। सबलेटिंग से अगर पार्टनरशिप फर्म की इनकम है तो आपकी 30% से टैक्सेबल हो जाएगी। डिविडेंड तो खैर इंडियन कंपनी से मिलेगा, 1034 में एग्जाम्प्ट होगा, इसलिए उसका डिस्कशन नहीं कर रहा हूं मैं। हाँ, फॉरेन कंपनी से मिलेगा तो अगेन इसमें डाल दो आप 30%। तो बेसिकली जो कंसंट्रेट करना है वो 30% पे कंसंट्रेट करना है। इस 30% को टैक्स लगाने के बाद चारों टैक्सेस को ऐड कर लिया जाता है। यहां ऐड करते हैं सरचार्ज, एट द रेट ऑफ 12%। 10% था लेकिन वेल्थ टैक्स जब से हटाया गया इट हैज बीन इंक्रीज टू 12%। इफ टोटल इनकम एक्सीड्स ₹1 करोड़, प्रोग्रेसिव टैक्स है, जो अमीर हैं वो ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, जो गरीब हैं वो कम टैक्स पे करेंगे। तो 1 करोड़ तक की अगर आपकी इनकम है, यू आर नॉट लाइबल टू पे सरचार्ज, बट इफ़ योर इनकम एक्सीड ₹1 करोड़, तो जो भी टैक्स निकल के आया होगा उसको आपको 12% से सरचार्ज पे करना पड़ेगा। और इसके बाद जो टोटल निकल के आता है उसमें ऐड करते हैं एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 3%। दिस इज कॉल्ड टैक्स लायबिलिटी। फिर इसके आप माइनस करते रहो एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, TDS, वो तो फिर कितना भी एडवांस में चले जाओ, सेक्शन 90 में रिलीफ, 91 में रिलीफ। लेकिन एक बेसिक अगर हम बात करें, दिस इज द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। और हम बैलेंस इनकम 30% पे ज़्यादा नज़र रखेंगे क्योंकि इसी से मैं पूरा कंसेप्ट आपको टीच कर पाऊंगा। अब सपोज करते हैं 3 लोग हैं, एक A, एक B और एक C। ये कहते हैं सर हमें पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करनी है, 5 लाख रुपए मेरे पास हैं, 5 लाख रुपए मेरे पास हैं और 5 लाख रुपए मेरे पास हैं। A कहता है मैं 5 लाख से क्या करूं, B कहता है मैं 5 लाख से क्या करूं, C कहता है मैं क्या 5 लाख से करूं। सरकार कहती है तीनों मिल जाओ, 5-5 लाख रुपए ला के कैपिटल आपकी बन जाती है 15 लाख, 15 लाख, और इसको बोल देते हैं पार्टनरशिप फर्म। आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एक पार्टनरशिप डीड आपकी होगी, दैट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप फर्म। आप कहते हो हाँ 15 लाख से एक हम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, सही है। इससे आपने बहुत मेहनत करी, दिल लगा के काम किया, और काम करने के बाद जो आपकी टोटल इनकम निकल कर आती है, मैं ये मानता हूं इस टोटल इनकम के अंदर जो मेन इनकम है या केवल इनकम मैं भी PGBP की मान लेता हूं और कोई इनकम नहीं है, हम सपोज करते हैं, और इन्होंने इस इनकम को जो अर्न किया दैट इज ₹6 लाख, सब कुछ कंप्यूट करने के बाद। और इसके अंदर जो मेन सोर्स ऑफ इनकम रहा वो PGBP का रहा। तो अभी जो मैंने लेफ्ट में एक चार्ट बनाया हुआ है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का, इसके अकॉर्डिंग अगर टैक्स कंप्यूट करते हैं तो एट द रेट ऑफ 30% टैक्स इज 1,80,000, और इसमें अभी 3% एजुकेशन सेस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस और ऐड कर दिया जाएगा। सरचार्ज ऐड होगा नहीं क्योंकि टोटल इनकम मैंने 1 करोड़ से बहुत कम रखी है।
तो सर ये तो फिर हो गया, अभी नहीं हुआ। डिफिकल्टी यहीं से अराइज होती है। एबीसी कहते हैं कि हमने पार्टनरशिप फर्म में काम भी किया था, वी प्रोवाइड आवर सर्विसेज टू द पार्टनरशिप फर्म, तो वी वांट रेम्युनरेशन फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। दो सेपरेट एंटिटी हैं, डिफरेंट एंटिटीज हैं। यहां पे ये नहीं है कि एक ही आदमी एम्प्लॉयर है और एक ही एम्प्लॉय है। इंडिविजुअल के केस में अगर अपने बिजनेस से आप सैलरी रेम्युनरेशन विड्रॉ करते हो तो वहां पे वो डिसअलाउ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिसको आप सर्विसेज दे रहे हो और जो सर्विसेज अवेल कर रहा है बोथ आर द सेम पर्सन। हाउ कैन ए इंडिविजुअल प्ले बोथ द रोल्स, सर्विस प्रोवाइडर एज वेल एज ऑफ द सर्विस रिसीवर? लेकिन इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स, दीज आर टू सेपरेट एंटिटीज। पार्टनरशिप फर्म का अलग स्टेटस है और पार्टनर का इंडिविजुअल कैपेसिटी में अलग स्टेटस है। तो वो कहता है आई एम प्रोवाइडिंग माई सर्विसेज टू द पार्टनरशिप फर्म, तो मुझे पार्टनरशिप फर्म से रेम्युनरेशन चाहिए। ठीक है, रेम्युनरेशन ले लो पार्टनरशिप फर्म से। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी इनकम 6 लाख रुपीज की थी, इसमें से रेम्युनरेशन ए को दे दिया जाता है 2 लाख रुपीज, बी को अलाउ कर देते हैं 2 लाख रुपीज और सी को अलाउ कर देते हैं 2 लाख रुपीज। अब यहां जो पार्टनरशिप फर्म की इनकम है वो रह जाती है टोटल इनकम मात्र 0 नील, और पार्टनरशिप फर्म का जो टैक्स है वो नील निकल कर आता है। लेकिन सर इंडिविजुअल की अपनी इनकम तो इंक्रीज कर जाती है, बिल्कुल ठीक। इस एग्जाम्पल में अब ए की इनकम जो है वो है 2 लाख रुपीज, बी की इनकम जो है दैट इज रुपीज 2 लाख, सी की जो इनकम है दैट इज रुपीज 2 लाख। और अब इनका असेसमेंट इंडिविजुअल कैपेसिटी में होगा, और क्योंकि 2,50,000 तक टैक्स नहीं निकाला जाता है तो ए की टैक्स लायबिलिटी नील, बी की टैक्स लायबिलिटी इज नील और सी की टैक्स लायबिलिटी इज नील। तो थोड़ी सी हेरा फेरी कहना चाहिए या टैक्स के लूपहोल का बेनिफिट कहना चाहिए, मैनिपुलेशन कहना चाहिए। जो पार्टनरशिप फर्म की टैक्स लायबिलिटी आपकी निकल के आ रही थी 1,80,000, इट इज रिड्यूस टू नील, एज वेल एज जो उनकी अपनी टैक्स लायबिलिटी थी उस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो भी नील रहती है। तो 1,80,000 पे तो आपको 6 लाख रुपीज पे आपको टैक्स ही नहीं पे करना पड़ा। लेकिन सर अगर हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करें कि उनका शेयर 2 लाख रुपए से ज्यादा हो, चलो एक एग्जाम्पल में ऐसा भी ड्रॉ कर लेता हूं। मैं दूसरा एग्जाम्पल ड्रॉ कर लेता हूं, यहां पे ध्यान से देखना। मैं फर्म की टोटल इनकम 12 लाख ले लेता हूं और ये अज्यूम करता हूं इसके अंदर ना तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, क्योंकि वो तो इतनी रेगुलर इनकम होती भी नहीं है, और ना ही कैजुअल इनकम, उसकी तो बात ही छोड़ देते हैं। ये सारी की सारी बैलेंस इनकम है। तो इस पे जो टैक्स का रेट था जो मैंने ऊपर चार्ट बनाया बैलेंस इनकम का 30%, उसके हिसाब से 12 लाख पे एट द रेट ऑफ 30% जो टैक्स निकल के आता है दैट इज 3,60,000। अभी इसके अंदर एजुकेशन सेस भी ऐड किया जाएगा, लेकिन मैं क्यों नहीं ऐड कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे कंसेप्ट टीच कर रहा हूं। 30% से हमारा काम चल जाएगा। अब अगर एबीसी कहते हैं कि हमने तो पार्टनरशिप हमको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी थी तो हमें तो उसका रेम्युनरेशन चाहिए अपना, वो कहते हैं ठीक है सर रेम्युनरेशन आपको दे देते हैं। तो 12 लाख रुपीज इसमें से ए को जो रेम्युनरेशन दिया गया वो 4 लाख रुपीज, बी को रेम्युनरेशन अलाउ कर दिया गया 4 लाख रुपीज और सी को रेम्युनरेशन दे दिया गया 4 लाख रुपीज। तो इस केस में पार्टनरशिप फर्म की इनकम नील रह जाती है और टैक्स लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज अगेन नील। लेकिन सर
इस वाले केस में जो ए बी सी की इनकम होगी, ए की इनकम 4 लाख रुपीज़, बी की इनकम 4 लाख रुपीज़ और सी की इनकम 4 लाख रुपीज़। सर ये तो 2,50,000 से ज़्यादा है, तो इस पे भी टैक्स सेपरेटली निकाल लेते हैं। 4 लाख रुपए 2,50,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा। 1.5 लाख रुपए का 10% 15,000, 87 ए की रिबेट 2,000 निकल के आती है, टैक्स लायबिलिटी 13,000। बी का टैक्स निकालते हैं 2,50,000 तक नील, 2,50,000 टू 5 लाख 10%, तो एक्सीडिंग अमाउंट 1,50,000 का 10% 15,000 माइनस, क्योंकि इनकम 5 लाख को एक्सीड नहीं करती है तो 2,000 रुपये की रिबेट 13,000। इसी तरीके से इसका टैक्स निकाल लेते हैं 13,000। एजुकेशन सेस में दोनों जगह इग्नोर करके चल रहा हूं, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी जो पे करनी पड़ेगी 39,000। सर टैक्स तो पे किया, लेकिन जो टैक्स आपका होना चाहिए था 3,60,000 वो आपने मात्र कितना पे किया 39,000। उसके दो रीजन हैं। पार्टनरशिप फर्म स्टार्टिंग से ही 30% से टैक्स पे करना शुरू कर देती है, लेकिन इंडिविजुअल पहले 2.5 लाख तक जीरो लगता है, फिर 2,50,000 से लेके 5 लाख तक 10% लगेगा, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20% लगेगा, फिर 10 लाख के ऊपर जो अमाउंट जाएगा वो पहुंचेगा 30% में, तब पार्टनरशिप फर्म की इक्वल आएगा। एंड मोर ओवर, क्योंकि 3 पार्टनर्स आपके अगर हो जाते हैं तो 250 का बेनिफिट अगर एक को मिला तो 7.5 लाख रुपए पे टैक्स जीरो हो गया। अगर देखो तो 250, 250, 250, फिर नेक्स्ट 250, 250 पे 10% लगा, फिर नेक्स्ट 5 लाख पे 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख पे 20% लगा, तब जाके वो रेट आ पाएगा जो फर्म के इक्विवेलेंट है। लेकिन तब तक तो 10 लाख तक की जो टैक्स लायबिलिटी थी वो फर्म के रेस्पेक्ट में काफी रिड्यूस हो चुकी है। और अगर बहुत ज्यादा इनकम पार्टनरशिप फर्म की हो जाती है तो नंबर ऑफ पार्टनर्स भी आप इंक्रीज कर सकते हो। तो ये तो लॉजिक है कि अगर पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको उनके हिस्से का कमीशन, बोनस, रेम्युनरेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड मिलना चाहिए। लेकिन सरकार कहती है कि लिमिट में मिलना चाहिए। आप अगर अनलिमिटेड ले लोगे और हमेशा फर्म की इनकम को रिड्यूस कर दोगे, इवन कभी कभी ज्यादा लेकर लॉस में ले आओ, क्योंकि आपको तो स्लैब का बेनिफिट मिल रहा है, अगले साल फर्म की इनकम ज्यादा होगी तो सेट ऑफ कर लेना। तो एक लिमिट से ज्यादा का हम आपको बेनिफिट नहीं दे सकते। चलो सपोज करते हैं रेम्युनरेशन का केस छोड़ देते हैं, पहले वाले केस पे आते हैं। 6 लाख रुपए इनकम है और 6 लाख रुपीज पे 1,80,000 रुपीज टैक्स बनता है। रेम्युनरेशन को हटा देते हैं तो पार्टनर्स कहते हैं हमने पार्टनरशिप फर्म में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है उस पर हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए, कि हम एक डिफरेंट एंटिटी है इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म इज ए सेपरेट एंटिटी, तो हमें क्या मिलना चाहिए इसके ऊपर, हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब इंटरेस्ट का एक जो नॉर्मल रेट होता है वो उस रेट से इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो कहते हैं सर हमें इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 40% चाहिए, 40%। तो 5 लाख का 40% कितना हो जाएगा 2 लाख। इस 5 लाख का 40% कितना हो जाएगा अगेन 2 लाख, और इस 5 लाख का 40% कितना हो जाएगा अगेन 2 लाख। तो फिर जो यहां पे मैंने रेम्युनरेशन के नाम से माइनस किया है वो मैं किस नाम से माइनस कर दूंगा, इंटरेस्ट के नाम से। तो अल्टीमेटली तो फर्म की इनकम अभी भी जीरो चली जाती है, और यहां पे जो इनके हाथ में एबीसी की इनकम आएगी ये अदर सोर्सेस की इनकम बन जाएगी, या पीजीबीपी की इनकम, ये पीजीबीपी की इनकम बनेगी जब फर्म से इंटरेस्ट मिलता है। मैं आगे अभी टीच करूंगा आपके लिए। तो अभी चलो पीजीबीपी की इनकम भी है, तो फिर अगेन इस पे हम स्लैब लगाएंगे टैक्स लायबिलिटी जीरो। तो आपने रेम्युनरेशन को विड्रॉ ना करके, रेम्युनरेशन को रिसीव ना करके उसी चीज को आपने इंटरेस्ट के तरीके से रिसीव कर लिया। सेकंड एग्जांपल में वो कहते हैं हमें रेम्युनरेशन मत दो, लेकिन जो भी हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है उसका इतने % इंटरेस्ट हम लगा देते हैं कि हर को 4-4 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिल जाता है। हम 100% इंटरेस्ट का रेट कर देते हैं, हम 200% कर देते हैं, हम 80% इंटरेस्ट का रेट कर देते हैं।
जो उतना रेट कर देते हैं इंटरेस्ट का जहां तक हमें सारा का सारा प्रॉफिट एज ए इंटरेस्ट हमारे हाथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहां पे उनका हक है, उनका राइट है कि उन्हें रेम्युनरेशन मिलना चाहिए, उन्हें इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन अगर उनको कोई लिमिट, कोई सीलिंग नहीं लगाई गई तो वो सारा प्रॉफिट या तो रेम्युनरेशन के लिए या इंटरेस्ट के तरीके से या पार्टली रेम्युनरेशन और पार्टली इंटरेस्ट को करके अपने हाथ में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो पार्टनरशिप फर्म की इनकम जो 30% से टैक्सेबल होती वो रिड्यूस होते होते नील तक आ सकती है, काफी कम आ सकती है, और वो अपनी इनकम पे स्लैब का एंजॉय करके टोटल टैक्स लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म प्लस पार्टनर्स उसको काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। इस चीज को रोकने के लिए सरकार ने कहा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि हम पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट अलाउ तो करेंगे, लेकिन वो रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट एक लिमिट से ज्यादा का अलाउ नहीं किया जाएगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक तो टैक्स का रेट 30%, वहां स्लैब लगता है, और सब कुछ सेम है, वहां इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन अलाउड ही नहीं होता है क्योंकि वहां पे दो लोग हैं ही नहीं। यहां अलाउड होगा रेम्युनरेशन भी और इंटरेस्ट भी, लेकिन विदाउट लिमिट अलाउ नहीं होगा। उसकी एक लिमिट लगा दी गई है सेक्शन 40 सब सेक्शन बी के अंदर। तो वो लिमिट में आपको टीच करूंगा और उस लिमिट तक का आप रेम्युनरेशन इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हो, और उसके बाद जो इनकम बच जाएगी उस पर पार्टनरशिप फर्म को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अब शायद समझ में आया कि मैंने ये टॉपिक पार्टनरशिप फर्म की टैक्स लायबिलिटी निकालने से क्यों शुरू किया। क्योंकि जब हम टैक्स लायबिलिटी निकालना सीख जाते हैं तो हम ये सीख पाते हैं कि पार्टनरशिप फर्म चीटिंग क्या कर रही थी, मैनिपुलेशन क्या कर रही थी, वो किस तरीके से अपनी इनकम को पार्टनर्स के हाथ में देके अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर रही थी। तो अब नेक्स्ट शुरू करता हूं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ फर्म। फर्म की टोटल इनकम को किस तरीके से किया जाए। तो एक पार्टनरशिप फर्म दे रखा होगा, उसका एक नेट प्रॉफिट होगा, नीचे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स दे रखे होंगे, और आपसे कहा गया होगा कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो हमेशा हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमेशा ऐसे ही शुरू किया। कोई भी असेसमेंट जब भी किया गया तो पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट से शुरू किया गया, फिर उसमें हम प्लस माइनस करते हैं। जो हमने पीजीबीपी के सेक्शंस करे हुए हैं, सेक्शन 30, सेक्शन 31, 32 डेप्रीशिएशन, 33, 35, उसके अंदर बहुत सारे थे, 35 एडी था, 35 था, 35 डबल डीए, बहुत सारे थे, 36, 37, 40, 48(2), 48(3), 43(b). तो मैं यहां पे लिखता हूं एडजस्टमेंट्स as per the provisions of section 3243B। आप नॉर्मल पीजीबीपी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। डेप्रीशिएशन अगर गलत दे रखा है 32 के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करो, गलत वाले को ऐड करो, सही वाले को माइनस कर दो। साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दिया हुआ है तो जो भी प्रिस्क्राइब परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग उसके लिए माइनस कर दो। अगर कोई भी पेमेंट किया गया है और टीडीएस डिडक्ट नहीं किया गया था उसके लिए डिसअलाउ कर दो। 43B के अंदर बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स आर डिडक्टेबल ऑन पेमेंट बेसिस,
जो टैक्स पे करने की लास्ट डेट है उस डेट तक अगर आप पेमेंट कर देते हो, ओनली यू कैन गेट द डिडक्शन। जैसे कि सेल्स टैक्स, तो आप चेक कर लेना कि 31 जुलाई या 30 सितंबर एज द केस में भी उस डेट तक सेल्स टैक्स पे कर दिया गया होगा तो कुछ मत करना, पे नहीं किया गया होगा तो ऐड बैक कर देना। पेमेंट टू रिलेटिव, अगर किसी रिलेटिव या स्पेसिफाइड पर्सन को फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा का पेमेंट दिया है तो जो भी डिफरेंस होगा उसको ऐड कर देना। पेमेंट इन कैश एक्सीडिंग ₹20,000, अगर कैश में आपने 20,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट दिया हुआ है तो उस पूरे पेमेंट को डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ये वही सारे प्रोविजंस जो इंटर या आईपीसीसी में किए थे, और कुछ एडवांस टॉपिक जो पीजीबीपी के उनको करेंगे। लेकिन फिलहाल पार्टनरशिप फर्म के लिए जो जो आप रिकॉल कर पा रहे हो सेक्शंस उनको रिकॉल करो, और उनका जो एडजस्टमेंट था 30 से लेकर 43B तक वो सारा कर दो। अब इसमें दो चीजें और ऐड कर देते हैं। एक तो पार्टनर्स को रेम्युनरेशन अलाउ किया गया था, क्योंकि जब मैं कहता हूं 32 43B तो हालांकि इसमें एक वो सेक्शन भी आ गया 40 सब सेक्शन बी, तो उसको मैं अभी पढ़ाने वाला हूं आपके लिए, तो मैं आगे इसके लिख दूंगा एक्सेप्ट सेक्शन 40 सब सेक्शन बी, वो समझ में आएगा आपके। यहां पे मैंने लिखा रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने माइनस किया था उसको ऐड बैक कर दो। फिर यहां पे मैंने लिखा इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, जो उनकी कैपिटल या लोन था उस पर जो भी इंटरेस्ट दिया गया था उसके लिए ऐड बैक कर दो। और ऐड बैक क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने जो माइनस किया था वो माइनस तो उन्होंने बहुत ज्यादा किया था, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म की इनकम को रिड्यूस करना चाह रहे थे, और हमें कितना माइनस करना है, एक लिमिट में माइनस करना है। तो पहले गलत वाले को हमने क्या किया, रेक्टिफाई किया, उसको हमने सही कर दिया, ऐड कर दिया। समझ में आया? तो इन दोनों को ऐड करने के बाद यहां पे लाइन ड्रॉ करके इनका बैलेंस में निकाल लेता हूं। पहले 30 से 43B तक के जो प्रोविजंस थे उनको एडजस्ट कर दिया, और उसके बाद रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स ऐड कर दिया, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स ऐड कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो माइनस कर रखा था वो माइनस डीड में जो डाल रखा होगा बहुत ज्यादा वाला वो माइनस कर रखा होगा, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है, हम एक लिमिट में माइनस करेंगे। तो अब इसमें सब कुछ 32 43B हो चुका है, बस केवल अब इसमें से क्या माइनस करना है, रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट। और अब कौन सा माइनस करना है, लिमिट वाला माइनस करना है। तो हमेशा जो पहले माइनस किया जाएगा वो माइनस किया जाएगा इंटरेस्ट टू पार्टनर्स अंडर सेक्शन 40 सब सेक्शन बी। याद कर लेना ढंग से इस सेक्शन को, बहुत जरूरी सेक्शन है 40 सब सेक्शन बी। और कितना, एज पर डीड और 12% विच एवर इज लोअर। जो आपने डीड के अकॉर्डिंग माइनस किया हुआ था, और 12% इज द मैक्सिमम लिमिट विच एवर इज लोअर। इसका मतलब अगर आपने 9% डिडक्ट किया हुआ था तो ना तो ऐड करना और ना ही माइनस करना, क्योंकि 9% और 12% में छोटा 9% है। लेकिन अगर आपने 15% डिडक्ट किया हुआ था तो उस केस में आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप 15% को ऐड करना और 12% को माइनस करना, और टाइम की कमी हो, शॉर्टकट मारना हो तो 3% को जो डिफरेंस है उसको भी केवल ऐड बैक कर सकते हो।
तो ध्यान रखना, अगर ऑलरेडी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस कर रखा है इट इज लेस देन और इक्वल टू 12%, तो इस स्टेप का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता है, ना तो ऐड किया जाएगा ना माइनस किया जाएगा। इस स्टेप को हम तभी यूज में लेके आएंगे बट द रेट ऑफ परसेंटेज इज मोर देन 12% एज पर द डीड। तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, हम ज़्यादा वाला ऐड करके 12% तक माइनस कर देंगे, और एक ऑल्टरनेट ये भी रहता है कि 15 और 12 के बीच में अगर डिफरेंस 3% का है तो हम 3% को ऐड बैक कर देते हैं। इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है दैट इज कॉल्ड बुक प्रॉफिट। इसको मैं लिखता हूं डिफरेंट कलर से, बुक प्रॉफिट। इसको कहा जाता है बुक प्रॉफिट। अब मैं स्टूडेंट से पूछता हूं क्या माइनस करना है। स्टूडेंट्स कहते हैं सर रेम्युनरेशन, और वो विद इन लिमिट माइनस करना है। लेकिन बच्चे अभी तक ये नहीं समझ पाते हैं कि सर ने इंटरेस्ट के लिए पहले क्यों बोला, रेम्युनरेशन के लिए पहले क्यों नहीं बोला। अब वो आपको समझ में आएगा। और अब इस बुक प्रॉफिट में से माइनस किया जाएगा रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी। अगेन इंटरेस्ट भी 40 सबसेक्शन बी में प्रिस्क्राइब्ड है मैक्सिमम लिमिट, और रेम्युनरेशन की भी मैक्सिमम लिमिट सेक्शन 40 सबसेक्शन बी में प्रिस्क्राइब्ड है। यहां माइनस किया जाएगा और 40B के अकॉर्डिंग, और दिस इज कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। सर कितना रेम्युनरेशन, तो यहां पे मैंने लिखा, वर्किंग नोट्स बनाते हैं हमेशा जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रेम्युनरेशन अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन बी। यहां पे लिखा बुक प्रॉफिट, और यहां पे लिखा मैक्सिमम रेम्युनरेशन या रेम्युनरेशन। तो बुक प्रॉफिट अप टू ₹3 लाख, तो रेम्युनरेशन की लिमिट दे रखी है 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और ₹1,50,000 विच एवर इज मोर। रेम्युनरेशन की लिमिट अगर 3 लाख तक का रेम्युनरेशन है, सॉरी बुक प्रॉफिट है, तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और ₹1,50,000 विच एवर इज मोर। तो अगर बुक प्रॉफिट 1 लाख है तो 1 लाख का 90% 90,000 और 150, तो 150 इज हायर, 150 का मिल जाएगा। मतलब ये हो गया 150 तो कम से कम रेम्युनरेशन मिलेगा ही मिलेगा, इवन अगर फर्म की जो बुक प्रॉफिट है वो नेगेटिव निकल के आता है तब भी 1,50,000 रुपये रेम्युनरेशन अलाउ किया जाएगा, क्योंकि बुक प्रॉफिट अगर नेगेटिव होगा तो 90% का तो कंसेप्ट ही खत्म हो जाता है, और 1,50,000 विच एवरेज मोर अगेन 1,50,000। लेकिन अगर आपकी रेम्युनरेशन सपोज करते हैं 3 लाख रुपए है, तो 3 लाख का 90% 2,70,000 और 1,50,000, तो 270 और 150 में हायर क्या हो गया, 2,70,000 2,70,000 रुपये का मिलेगा। तो 150 तो हर केस में मिलेगा। उसके बाद 150 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर। मोर देन ₹3 lakhs, अगर बुक प्रॉफिट 3 लाख रुपए से ज्यादा है,
2,70,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 3 लाख तक में 90% 270 और 150 विच एवरेज हायर, प्लस 60% ऑफ द अमाउंट बाय विच बुक प्रॉफिट एक्सीड्स ₹3 लाख। 2,70,000 plus 60% of the amount by which book profit exceeds ₹3 लाख। मतलब अगर 4 लाख रुपए है तो 3 लाख तक पे जो 270 आएगा वो तो अलाउड होगा ही होगा, प्लस 3 लाख के ऊपर 1 लाख का 60% 60,000, तो टोटल हो गया 2,70,000 प्लस 60,000 दैट इज 3,30,000। तो 4 लाख के बुक प्रॉफिट पे जो रेम्युनरेशन अलाउड होगा वो 3,30,000 रुपए मैक्सिमम। और एज पर डीड विच एवर इज लोअर, और एज पर डीड मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म में जो अभी ऊपर जो हमने एक स्लैब से निकाला उससे कम दे रहा है तो वो ही अलाउ कर दिया जाएगा। तो सर ना तो ऐड करें ना माइनस करें, नहीं, यहां पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक रेम्युनरेशन ऐड नहीं कर दोगे तब तक बुक प्रॉफिट निकल के नहीं आएगा, और जो स्लैब अप्लाई करना है वो आपको बुक प्रॉफिट पे अप्लाई करना है। तो इंटरेस्ट में तो पॉसिबल है कि आप ना ऐड करो ना माइनस करो या डिफरेंस को ऐड बैक कर दो, बट इन केस ऑफ रेम्युनरेशन आपको जो भी दे रखा होगा वो आपको अभी नहीं पता है कि सही या गलत है, उसको तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा, फिर बुक प्रॉफिट निकाला जाएगा, उसके बाद स्लैब लगाएंगे, फिर उस बुक प्रॉफिट फिर उससे कंपेयर करेंगे जो रेम्युनरेशन हमने ऐड बैक किया था, और उन दोनों में जो भी लोअर होगा उसको माइनस कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात, जो रेम्युनरेशन यहां अलाउ किया जाएगा ओनली फॉर वर्किंग पार्टनर। ध्यान से समझ लेना, इंटरेस्ट वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों पार्टनर को अलाउ किया जाएगा, क्योंकि वो तो आपने मनी इन्वेस्ट किया तो यू हैव द राइट टू रिसीव द इंटरेस्ट, लेकिन रेम्युनरेशन उसी को मिलना चाहिए जो पार्टनरशिप फर्म के लिए वर्क करता है, काम करता है। तो 40 सबसेक्शन बी के अकॉर्डिंग अगर नॉन वर्किंग पार्टनर है तो उसे इंटरेस्ट तो अलाउड होगा बट रेम्युनरेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। रेम्युनरेशन विल बी अलाउड ओनली टू द वर्किंग पार्टनर। तो क्योंकि 40B का ट्रीटमेंट हमें बाद में करना है, तो जो ऊपर मैंने लिखा एडजस्टमेंट्स एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3243B, यहां पे मैं लिख देता हूं एक्सेप्ट सेक्शन 40 सबसेक्शन B, क्योंकि उसमें अगर मैंने लिख दिया 43B और एक्सेप्ट करके नहीं लिखा तो 30 से 43B के बीच में आपका 40 सबसेक्शन B भी आ गया, और उसका ट्रीटमेंट तो मैं नीचे सिखा रहा हूं आपके लिए। 40 सबसेक्शन बी रेम्युनरेशन इंटरेस्ट को टच मत करो, और 30 से 43B तक जो भी आपने सीखा पढ़ा लिखा इंटर के अंदर फाइनल के अंदर उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलो, और उसके बाद रेम्युनरेशन को ऐड करो, इंटरेस्ट को ऐड करो, फिर इंटरेस्ट को माइनस करो 12% तक की लिमिट में, उसके बाद बुक प्रॉफिट निकल के आएगा, उसके बाद वर्किंग नोट्स में दोबारा से रेम्युनरेशन निकालो, फिर जो पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दे रखा था उससे कंपेयर करो, फिर जो लोअर निकल के आएगा उसको माइनस करो, लेकिन ओनली टू वर्किंग पार्टनर्स, नॉट वर्किंग पार्टनर्स के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। हां सर ये तो इजी हो गया, पीजीबीपी की इनकम तो इस तरीके से निकले आएगी, हां निकले आएगी, क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। अब हम बात करते हैं टोटल इनकम, क्योंकि ऊपर हेडिंग डाला हुआ है टोटल इनकम ऑफ द फर्म, तो यहां पे मैंने लिखा प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस,
कौन सा वाला जो अभी अभी ऊपर कंप्यूट किया है। फिर अब इनकम है ऐड करते हुए चलो, अगर दे रखी है आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालना आती है, म्यूनिसिपल टैक्सेस 30%, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 में, इंटरेस्ट जो भी आपने, हाउस प्रॉपर्टी तो बहुत इजी चैप्टर था। बिजनेस की इनकम निकाल ली। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रेफर्ड टू इन सेक्शन 111A, अदर सोर्सेस की इनकम, कैजुअल इनकम भी आ जाएंगी इसके अंदर, और अदर्स जैसे कि आपका इंटरेस्ट हो गया। इसको कह दिया जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। इसमें से माइनस करते हैं डिडक्शंस, अंडर चैप्टर 6A। लास्ट वीडियो आपने मेरा देखा होगा, सेकंड लेक्चर, केवल वो असेसी देख लो जहां पे लिखा हुआ एनी असेसी। 80C यहां यूज नहीं होगी क्योंकि इंडिविजुअल HUF, 80D यूज नहीं होगी इंडिविजुअल HUF। तो खास तरीके से दो डिडक्शंस 80G और 80GG। 80G जो इसका पहला वाला वीडियो था उसमें कंप्यूट करना सिखाई थी, डोनेशंस अगर आप करते हो, और 80GG तो बहुत इजी है। पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो भी कंट्रीब्यूट किया गया वो 100% माइनस हो जाएगा, लेकिन बस जो पेमेंट किया गया हो वो एनी मोड अदर देन कैश होना चाहिए। तो 80GG नॉट ए बिग डील। दोबारा सुन लो, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन बाई एनी असेसी टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट, कंपनी इंडियन कंपनी होगी GGB में, उसके अलावा कोई असेसी होगा GGC में। यहां GGC मिलेगा क्योंकि पार्टनरशिप हमें पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो भी डोनेशन दिया हुआ है वो पूरा का पूरा माइनस हो जाएगा, लेकिन कंडीशन एक ही है, पेमेंट इज मेड बाई एनी मोड अदर देन कैश। 80G के अंदर 10,000 रुपए तक का कैश में देने अलाउड था, लेकिन अगर 10 से ज्यादा का देना है तो पूरा अमाउंट किसी और मोड से होना चाहिए। बट 80GGB और GGC के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वो भी एग्जम्पशन लिमिट नहीं है कि 10,000 रुपए तक कैश में दे सकते हो। आप अगर 10 रुपए भी देना चाहते हो और आपको टैक्स में GGC के अंदर बेनिफिट चाहिए तो बाई एनी मोड अदर देन कैश होना चाहिए। कितना भी अमाउंट हो, चाहे 10,000 से ऊपर का 10,000 से नीचे का, वो आप पे करोगे बाई एनी मोड अदर देन कैश और आपको रिडक्शन 100% मिल जाएगी, जो भी अमाउंट दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर 80GG के अंदर। तो इन्हीं दो का यूज मैं देखता हूं। फिर 80IA टू 80IE है, उनका यूज कभी कभी मिलेगा। इन जनरल अगर देखा जाए, क्योंकि 80IA टू 80I तो एक बहुत स्पेसिफिक बिजनेस या किसी स्पेसिफिक प्लेस पे आपका बिजनेस है तो उसके लिए मिलती हैं। इन जनरल अगर हम बात करें तो मुझे तो चैप्टर 6 में दो ही मेन लगती हैं पार्टनरशिप फर्म के पर्पज से, 80G और 80GG। और 80IA टू 80I और 10AA वगैरह बहुत जल्दी पढ़ाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। लेकिन यहां पर अगर हम इसको कंटिन्यू करें, डिडक्शंस माइनस करने के बाद जो बच जाता है दैट इज कॉल्ड द टोटल इनकम। और इस टोटल इनकम पे अब कंप्यूट करेंगे टैक्स, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि जब ये लेक्चर शुरू किया था तो यहीं से शुरू किया था, पार्टनरशिप फर्म की इनकम पे टैक्स कैसे कंप्यूट किया जाता है। कभी कभी उल्टी गंगा बहानी पड़ती है क्योंकि समझ में तभी आता है कि गंगा का वास्तविक बहाव क्या था। तो ये देखो ध्यान से, जो टोटल इनकम नीचे निकाली उसके अब 4 पार्ट्स कर दिए गए। लॉन्ग टर्म 112 20%,
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 15%, कैजुअल इनकम 115BB 30%, and balance is chargeable at the rate of 30%. You add all the 4 taxes. If total income exceeds rupees 1 crore, you will add surcharge at the rate of 12%. फिर जो टोटल निकल कर आएगा उस पर आपको ऐड करना पड़ेगा एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 2% एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 1%. आप इसको ज्वाइंटली 3% की तरीके से भी ऐड कर सकते हो एंड दैट इज कॉल्ड द टैक्स लायबिलिटी. This is called computation of tax liability of the partnership firm. यहां तक समझ में आता है? हाँ जी सर आता है, आना भी चाहिए. और क्या है इसके अंदर, सब कुछ तो टीच कर रहा हूं मैं आपको. तो सर अब क्या, अब है बेटा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ पार्टनर्स. इनका भी तो जरा ख्याल कर लो. आता है क्वेश्चन, कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एज वेल एज पार्टनर्स. वैसे तो पार्टनर्स इंडिविजुअल असेसमेंट में चले जाएंगे, जाने भी चाहिए, लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के केस में उनको कुछ अमाउंट पार्टनरशिप फर्म से भी मिल रहे हैं तो उनका ट्रीटमेंट जानना तो जरूरी है. तो सपोज करते हैं मैंने यहां पे लिखा पार्टनर 1, यहां पे लिखा पार्टनर 2 और यहां पे लिखा पार्टनर 3. तो पार्टनर्स को पार्टनरशिप फर्म से 3 अमाउंट मिलते हैं. एक तो इंटरेस्ट, एक रेम्युनरेशन और एक जो अभी टोटल इनकम निकाली इसमें से टैक्स पे करने के बाद जो बैलेंस बच जाएगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो. हाँ सर 3 अमाउंट हो गए. एक तो इंटरेस्ट क्योंकि वो वहां डिडक्ट हुआ तो वहां ऐड होना चाहिए. रेम्युनरेशन जो यहां डिडक्ट हुआ वहां ऐड होना चाहिए. मोरोवर जो प्रॉफिट था उसमें से जब आप पे कर देते हो टैक्स तो जो बैलेंस बच जाएगा वो भी तो पार्टनर्स के हाथ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. तो सबसे पहले तो लिखते हैं रेम्युनरेशन, फ्रॉम फर्म, सर अगर वो ही रेम्युनरेशन अलाउ कर दिया जाए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिडक्ट था, मतलब वो कम निकल के आता है 40B की लिमिट से, तो हमें पता होगा कि P1 को कितना मिलेगा, P2 को कितना मिलेगा, P3 को कितना मिलेगा. लेकिन अगर वो 40B की लिमिट से ज्यादा था, सपोज करते हैं आपने 4-4 लाख रुपए सबको रेम्युनरेशन दिया 12 लाख रुपीज, लेकिन अगर सर निकल के आया 40B के अकॉर्डिंग 11 लाख, तो 11 लाख को उनमें किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इन द रेशियो ऑफ रेम्युनरेशन एज पर डीड. नए वाले रेम्युनरेशन को भी उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिस रेशियो में पुराना वाला रेम्युनरेशन डिस्ट्रीब्यूट था. तो अगर तीनों को 5-5 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के रेशियो में नहीं, वो तो प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा. दिस इज द रेम्युनरेशन. द न्यू रेम्युनरेशन विल बी अलाउड इन द रेशियो ऑफ द ओल्ड रेम्युनरेशन जो कि आपने डीड के अकॉर्डिंग माइनस किया था. आई एम सो सॉरी. इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो पार्टनरशिप फर्म में फाइनली अलाउड किया गया वो यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा. वहाँ 9% था तो वहाँ 9 ही माइनस हुआ होगा तो यहाँ 9% ऐड हो जाएगा. वहाँ 15% माइनस था
तो हमने 15 तो ऐड करके 12 माइनस किया होगा, तो यहाँ पे 12 ऐड होगा। जहाँ पार्टनरशिप फर्म में जो अमाउंट माइनस हुआ फाइनली फॉर टीबी के ट्रीटमेंट के बाद, क्योंकि जो एक जगह माइनस होगी वही अमाउंट तो दूसरी जगह ऐड किया जाएगा। और तीसरा अमाउंट रिसीव होता है शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ फर्म। शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ फर्म, जो आपकी टोटल इनकम थी इसमें से जो टैक्स पे कर दिया होगा उसके बाद जो बचेगा। लेकिन सर उस पे तो फर्म ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी है। यस, इसीलिए ये एग्जेम्प्ट होता है। सेक्शन याद करना ही पड़ेगा। सेक्शन याद करना ही पड़ेगा। सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A, इसलिए मैंने ब्रेस लगा दिया, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, शो करना पड़ेगा एग्जेम्प्ट है। क्यों एग्जेम्प्ट है? बिकॉज पार्टनरशिप फर्म हैज ऑलरेडी पेड द टैक्स ऑन दिस अमाउंट। तो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए only these three amounts will be received by partners from the firm, but out of these three, one amount will be exempt under section 10 subsection 2 cause it has already been taxable in the hands of the firm, and rest two amounts, one is remuneration, other is interest, will be taxable in the hands of the partner under the head। मैं बैच में जब टीच कर रहा होता था फेस टू फेस, तो हमेशा स्टूडेंट से पूछता था, बेटा बताओ पार्टनर्स के हाथ में इन तीनों इनकम का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन तो हमेशा, पहला रिप्लाई तो हमेशा ये आता था, सर जब शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ फर्म एग्जेम्प्ट है तो हेड का सवाल ही खत्म हो जाता है। मैं कहता था अजीब बात है, अगर इनकम एग्जेम्प्ट है तो होगी तो किसी हेड की इनकम, 5 हेड्स के अलावा कोई छठा हेड तो नहीं बनाया गया। अगर डिविडेंड 1034 में एग्जेम्प्ट है तो अदर सोर्सेस की इनकम। अगर एचआरए सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में एग्जेम्प्ट है, 10 सबसेक्शन 13A में एग्जेम्प्ट है तो वो सैलरी का एग्जेम्पशन। समझने की कोशिश करो। अगर ग्रेचुटी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है तो वो सैलरी की इनकम। तो एग्जेम्पशन किसी भी चीज को ऐसा नहीं है कि इनकम ही नहीं बनाता है, इनकम तो किसी हेड की रहेगी। तो फिर कहते हैं सर इंटरेस्ट अदर सोर्सेस, रेम्युनरेशन सैलरी, और शेयर इन द प्रॉफिट पीजीबीपी। कॉमन सेंस के हिसाब से बोल देते हैं, जो उनको इंटर में लगाता है इंटरेस्ट अदर सोर्सेज में जाता है, रेम्युनरेशन बोनस कमीशन सैलरी में चली जाती है, और प्रॉफिट में जो मिला पीजीबीपी में। लेकिन नहीं, पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर्स को जो भी मिलता है दैट इज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस और फर्म और प्रोफेशन। पार्टनर्स के हाथ में सोर्स ऑफ इनकम, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। सैलरी की इनकम नहीं बनेगी क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं माना जाता है। आपने जो कुछ भी दिया वो आप ही के हाथ में आना था। अगर आप रेम्युनरेशन के नाम से विड्रॉ नहीं करते, इंटरेस्ट के नाम से नहीं करते, तो आपके हाथ में वही चीज शेयर इन प्रॉफिट के नाम से आती। तो वो अल्टीमेटली तो प्रॉफिट के नाम से ही आनी थी, लेकिन क्योंकि आपने उसको रेम्युनरेशन इंटरेस्ट के नाम से ले लिया तो बस थोड़ा बेनिफिट आपको ये हो गया कि आपकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर गई। तो इसका मतलब हेड ऑफ इनकम चेंज नहीं होगा। हेड ऑफ इनकम अभी भी तीनों इनकम का पार्टनर्स के हाथ में माना जाएगा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसके बाद इनकी अदर इनकम्स, अदर सोर्सेज नहीं लिख रहा हूं, अदर इनकम्स। सर अदर इनकम्स में कौन सी आ जाएंगी? अगर सैलरी इनकम है, अगर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, किसी और बिजनेस की इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, अदर सोर्सेस की इनकम है, इसको ऐड कर देंगे। जीटीआई, डिडक्शंस, चैप्टर
6 थे, 80C माइनस करो, 80D माइनस करो, डबल डी माइनस करो, डबल डी बी माइनस करो, एंड दैट इज कॉल्ड टोटल इनकम। और सर इस पे टैक्स कैसे निकालते हैं? वही ऊपर पार्टनरशिप फर्म में जहां बैलेंस इनकम की 30% लिखा था उसकी जगह बस लिख देना 30%। वो स्लैब जो ऊपर पार्टनरशिप फर्म में मैंने 30% लिखा था उसकी जगह स्लैब। और इंडिविजुअल के तो कितने क्वेश्चंस आपने करे हैं। एंड दिस इज द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मुझे जो नीचे मैंने लिखा हुआ है अदर इनकम से, इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है। मुझे इससे ऊपर वाली तक का, जहाँ तक मैंने ये बताया कि जो पार्टनरशिप फर्म से 3 अमाउंट रिसीव होते हैं वो तीनों का उनके हाथ में क्या ट्रीटमेंट होता है, एंड मोर ओवर उनके हाथ में हेड ऑफ इनकम क्या माना जाएगा, ये मेरा कंसर्न था इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर। ठीक है सर, आ गया समझ में। अब सर एक प्रैक्टिकल हो जाए ना तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा कि ये प्रैक्टिकली हमें किस किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, वो भी करवाऊंगा, प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा, लेकिन 1-2 सेक्शंस थ्योरी के कर लें, ज़रूरी है, ज़रूरी तो है। हाँ जी, सेक्शन 184, कोई भी फर्म की तरीके से असेस तभी की जाएगी, ए फर्म शैल बी असेस्ड एज ए फर्म, शैल बी असेस्ड एज ए फर्म। कोई भी फर्म की तरीके से असेस तब की जाएगी, आपके हाथ में नोट्स होंगे, आप देखते रहना। कोई भी फर्म के तरीके से असेस तब की जाएगी मैं हाईलाइट करूंगा इसको, असेस्ड एज ए फर्म अगर नीचे लिखी 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। 184 कहता है पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप फर्म के तरीके से अगर असेस करना है तो पार्टनरशिप फर्म इज एविडेंस बाय एन इंस्ट्रूमेंट, पार्टनरशिप डीड बनाओ। द इंडिविजुअल शेयर्स ऑफ पार्टनर्स आर स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट्स। जो पार्टनर्स का शेयर है, इंडिविजुअल शेयर, वो आप पार्टनरशिप फर्म डीड में आपको दिखाना पड़ेगा कि किसको कितना शेयर दिया जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तभी पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप फर्म के तरीके से, जो मैंने अभी चार्ट बना के दिखाया उस तरीके से असेस करेंगे। एक तो उनका रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रेशो, उनका शेयर देना ज़रूरी है, और मोरओवर रीड होनी ही चाहिए तभी रेशो दे रखा होगा। लेकिन कुछ और बातें, A certified copy of the instrument of the firm referred should be accompany the return of income of the previous year। जब भी आप ITR फाइल करोगे तो एक सर्टिफाइड कॉपी आप अपनी पार्टनरशिप डीड की साथ में अटैच करोगे। द कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट शैल बी सर्टिफाइड इन राइटिंग, सर्टिफाइड इन राइटिंग बाई ऑल द पार्टनर्स नॉट बीइंग माइनर, or where return is made after dissolution of the firm by all partners not being minor who were partners immediately before its dissolution, and by legal representative of any partner who is deceased, legal representative of any partner who is deceased। जो भी आप डीड अटैच करोगे, सबमिट करोगे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो वो सर्टिफाइड राइटिंग में सारे मेजर पार्टनर्स माइनस के अलावा, और अगर फर्म डिसॉल्व हो चुकी है उसके बाद अगर ITR फाइल की जा रही है तो डिसॉल्यूशन के समय जो जो पार्टनर्स थे मेजर, वो सारे के सारे सर्टिफाई करेंगे। और अगर ITR फाइल करने की डेट तक किसी की डेथ हो चुकी है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो राइटिंग में सर्टिफाई करेगा।
where a firm is assessed as a firm for any assessment year, it shall be assessed in the same capacity for every subsequently year if there is no change in the constitution of the firm or the shares of the partners as evidenced by the instruments on the basis of which the assessment as a firm was first sought. पहली बार जो आपने ITR को फाइल किया, फर्म को असेस किया गया फर्म के तरीके से, तो वो उसी कैपेसिटी में बार बार होती रहेगी। सेम असेसिंग ऑफिसर ये मानता हुआ चलेगा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन फर्म का डीड के अंदर कोई चेंज नहीं किया गया है और जो शेयर था पार्टनर्स का उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं किया गया है, या तो फिर आप इन्फॉर्म करते हो बाद में। क्यों? फोर्थ पॉइंट में लिखा है वेयर एनी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन हैड टेकन प्लेस इन एनी प्रीवियस ईयर द फर्म शैल फर्निश ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रिवाइज इंस्ट्रूमेंट ऑफ फर्म अलोंग विद द रिटर्न। तो जब तक आप सर्टिफाइड रिवाइज कॉपी को नहीं करोगे वो उसी कैपेसिटी में असेस होती रहेगी जिस कैपेसिटी में आपने उससे पिछले साल या उससे पिछले साल असेस किया था। अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन या शेयर में चेंज होता है तो अगर आप चाहते हो अब वो नई कॉपी के अकॉर्डिंग, नए प्रोविजंस डीड के अकॉर्डिंग अगर वो आपकी असेस हो तो आपको रिवाइज कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। और आखिरी बात, वेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी असेसमेंट ईयर, फिफ्थ पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से देख लेना। वेयर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी प्रीवियस ईयर देयर इज ऑन पार्ट ऑफ द फर्म एनी फेलियर एज इज मेंशन्ड इन सेक्शन 144 द फर्म शैल बी सो असेस्ड दैट नो डिडक्शन बाय वे ऑफ एनी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन टू एनी पार्टनर शैल बी अलाउड। मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 144 के अंदर होता है, उसने कोई ऐसा फेलियर किया जिसकी वजह से उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होगा 144 के अंदर, तब बेस्ट जजमेंट जब असेसिंग ऑफिसर करेगा वो उस समय आपके लिए ना तो इंटरेस्ट को अलाउ करेगा और ना रेम्युनरेशन को अलाउ करेगा। अब 144 में क्या लिखा हुआ है? इंटर का, आईपीसीसी का याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आगे वाली वीडियोज में आपको मिलेगा फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड असेसमेंट प्रोसीजर। जैसे कि अगर आपके पास स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए नोटिस आया 143 सब सेक्शन 2 में और उसको आपने जवाब नहीं दिया, रेस्पॉन्ड नहीं किया, तो वो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है 144 के अंदर, क्योंकि स्क्रूटनी में आप कॉपरेट नहीं कर रहे हो। और जब वो आपका बीजीए करेगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा, तो ना तो इंटरेस्ट अलाउ करेगा और ना ही रेम्युनरेशन अलाउ करेगा। तो 144 के बहुत सारे केसेज हैं, 6-7 केसेज हैं। स्पेशल ऑडिट्स के लिए आपसे बोला गया और स्पेशल ऑडिट अगर आपने नहीं किया 142(2)A के अंदर आपके पास नोटिस आया तो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। और भी बहुत सारे केसेज हैं। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की जो फेलियर्स हैं उनकी वजह से अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आपका हो रहा है तो फिर आपको इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 185 assessment when section 184 not complied with, 184 की conditions अगर satisfied नहीं होती हैं, where a firm does not comply with the provisions of section 184 for any assessment year, the firm shall be so assessed that no deduction by way of any payment of interest, salary, bonus, commission or remuneration by whatever name called made by such firm to any partner shall be allowed। मतलब अगर आपने पार्टनरशिप फर्म की इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाया हुआ है या पार्टनर्स का इंडिविजुअल रेशो नहीं दे रखा है तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म का जो असेसमेंट किया जाएगा वो असेसमेंट करते समय ना तो इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा और ना रेम्युनरेशन अलाउ किया जाएगा। तो कब ऐसे दो केस जब पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन देगी और अलाउ नहीं होगा, एक तो 184 का जो मैंने आखिरी पॉइंट लिखा दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, इसके अकॉर्डिंग रेम्युनरेशन अलाउ नहीं किया जाएगा इंटरेस्ट, और 185 ये कहता है कि अगर 184 की जो ऊपर दो कंडीशंस लिखी हुई हैं सेटिस्फाइड नहीं है तब भी रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये समझ में आता है? यस। तो दोबारा सुन लो, 184 अगर आपको पार्टनरशिप फर्म को पार्टनरशिप फर्म के तरीके से असेस करना है तो जो पार्टनरशिप फर्म है इट मस्ट बी एविडेंस्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। सेकंड,
जो पार्टनर्स का शेयर है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। नीचे बहुत सारे मैंने पॉइंट्स लिखे। 5th पॉइंट बहुत स्पेशल है, अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आपका होता है, उसके फेलियर्स अगर आप करते हो तो आपको ना सैलरी का बेनिफिट मिलेगा, ना बोनस का, रेम्युनरेशन कुछ भी माइनस नहीं किया जाएगा और ना इंटरेस्ट माइनस किया जाएगा। और 185 ये कहता है कि अगर 184 की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब अगर एविडेंस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू नहीं है या फिर पार्टनर्स का शेयर्स अगर स्पेसिफाई नहीं है, तो अभी आपको ना तो रेम्युनरेशन का बेनिफिट डिडक्ट किया जाएगा और ना ही इंटरेस्ट जो भी पे किया गया होगा वो डिडक्ट किया जाएगा। अब कुछ सेक्शंस और हैं, 187, 188, 188A, 189, 40B करते हैं। देखो ध्यान से, interest and remuneration paid to the partners by a firm are non deductible. However, the interest and remuneration paid to partners by a firm are deductible if the following conditions are satisfied. एक तो 184 की सेटिस्फाइड हूं तो वो एक 140 सबसेक्शन बी की कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, क्योंकि 184 की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो 185 क्या कहता है कि रेम्युनरेशन जो इंटरेस्ट होगा वो डिडक्टेबल नहीं होगा। और 40 भी कहता है अलग से कि अगर इंटरेस्ट माइनस करना है, रेम्युनरेशन माइनस करना है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो इसका मतलब रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट माइनस करने के लिए 184 की कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए और 40 सबसेक्शन बी की कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहले 184 की कंडीशंस देखेंगे, वो सेटिस्फाइड नहीं है तो रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट पार्टनर्स को अलाउ किया ही नहीं जाएगा। और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो हम 40B पे जंप करेंगे, हम 40B की कंडीशंस देखेंगे। पेमेंट ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इज टू ए वर्किंग पार्टनर, केवल वर्किंग पार्टनर को मिलेगा। ये मैंने पहले ही लिख दिया। नॉन वर्किंग पार्टनर द सेम शैल बी डिसअलाउड। इसके बाद द पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन टू ए वर्किंग पार्टनर एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर, इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर मतलब चाहे वर्किंग हो चाहे नॉट, शुड बी ऑथराइज बाई एंड शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। जो आपने अलाउ कर रखा हो वो डीड के अकॉर्डिंग कर रखा हो। माइनस द पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन एंड इंटरेस्ट शुड रिलेट टू ए पीरियड falling after the date of partnership deed. That means the partnership deed should not provide for payment of remuneration and payment for retrospective effect. अगर आपकी पार्टनरशिप हमने बिजनेस पहले करना शुरू कर दिया और पार्टनरशिप डीड बाद में अगर एग्जिस्टेंस में आती है, तो जिस डेट पे पार्टनरशिप फर्म डीड एग्जिस्टेंस में आई उसके बाद का इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन अलाउ किया जाएगा। उसके पहले का जो इंटरेस्ट और रेम्युनरेशन होगा वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इवन अगर आपने पार्टनरशिप फर्म के अंदर रेम्युनरेशन और इंटरेस्ट को बैक डेट से अगर आपने उसके अंदर अलाउ कर दिया है, रेट्रोस्पेक्टिवली बोलते हैं बैक डेट के लिए, तब भी अलाउ नहीं किया जाएगा। जिस डेट पे पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में आती है उस डेट या उसके बाद का इंटरेस्ट रेम्युनरेशन अलाउ किया जाएगा। एक और अच्छी बात समझना जरूरी है, सर्कुलर आया हुआ है, वो सर्कुलर ये कहता है the remuneration shall be admissible only partnership deed either specifies the amount of remuneration payable to each individual working partner or lays down the manner of quantifying such remuneration. कितना रेम्युनरेशन मिलेगा या निकालने का तरीका पार्टनरशिप डीड में गिवन होना चाहिए। रीजन है, आप लॉजिक समझो इसके पीछे सर्कुलर क्यों लाया गया। अब डीड आपकी एग्जिस्टेंस में है प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग में, लेकिन कितना प्रॉफिट आपने अर्न किया ये तो कब पता चलेगा, जब आप ईयर के एंड में प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे। अब सपोज करते हैं आपने डीड के अकॉर्डिंग रेम्युनरेशन कम दे रखा था और जब एक्चुअल प्रॉफिट में जब हमने 40B लगाया और जो स्लैब लगाया उसके अकॉर्डिंग रेम्युनरेशन ज्यादा निकल के आया, तो अगर आपने डीड के अकॉर्डिंग कम अलाउ कर रखा है और
जो स्लैब है 40B के अकॉर्डिंग उसके अंदर ज़्यादा निकल के आता है, तो विच एवर इज लोअर, जो आपने अलाउ किया था वही माइनस होगा। तो अब वो पछताते थे कि अगर हमने 40B की लिमिट तक का ही या उससे ज़्यादा का अलाउ कर दिया होता तो कम से कम 40B तक का तो माइनस होता, क्योंकि एज ए पार्टनर आप हमेशा ये चाहोगे कि मैक्सिमम रेम्युनरेशन आपको मिले, सो दैट पार्टनरशिप फर्म की 30% वाली इनकम कम हो और आप उस इनकम पे स्लैब का बेनिफिट लो। समझो बात के लिए। तो उन्होंने क्या लिखना शुरू कर दिया फर्म के अंदर कि रेम्युनरेशन विल बी कंप्यूटेड एज पर सेक्शन 40 सब सेक्शन बी। उन्होंने अपना अमाउंट या मैनर निकालने का अपने रेस्पेक्ट में कोई भी उसको स्पेसिफाइड नहीं किया। तो नीचे समझाया गया है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट असेसी आर इनकॉर्पोरेटिंग द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्लॉजेज। क्या क्लॉज? द पार्टनर्स हैव एग्रीड दैट रेम्युनरेशन टू ए वर्किंग पार्टनर विल बी द अमाउंट और रेम्युनरेशन अलाउएबल अंडर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 40 सबसेक्शन बी क्लॉज बी। वो कहते हैं जो 40 सबसेक्शन बी क्लॉज 5 के अंदर आपके लिए लिमिट दे रखी है उस लिमिट तक का अलाउ करेंगे। उन्होंने अपने लिए कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। अब वो कम हो ही नहीं सकता, उतना ही होगा। या फिर क्या लैंग्वेज लिखते थे, द अमाउंट ऑफ रेम्युनरेशन टू द वर्किंग पार्टनर विल बी एज म्यूचुअली अग्रीड अपॉन बिटवीन पार्टनर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि उस समय उन्हें क्या पता चल चुका होगा कितना प्रॉफिट हमें है, तो उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग वो अपना 40B अप्लाई करेंगे और जो उसकी लिमिट आ रही है उस पर एग्री कर जाएंगे। मैनिपुलेशन हो गया। तो सर्कुलर आया कि भाई साहब अगर आपने पार्टनरशिप डीड में या तो अमाउंट या 40B को छोड़ दो, कोई और तरीका अगर आपने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है तो जो भी आपके लिए रेम्युनरेशन होगा वो आपके लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। असेसिंग ऑफिसर रेम्युनरेशन को डिसअलाउ कर देगा। नीचे जो लिखा हुआ है खुद पढ़ लेना। अब मैं आता हूँ 4th पॉइंट पे। The payment of interest to a partner should not exceed the amount calculated at the rate of 12% per annum simple interest. Should not exceed का इंटरप्रिटेशन समझे? इसका इंटरप्रिटेशन है एज पर डीड और 12% विच एवर इज लोअर। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम पॉसिबल है। ये नोट बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। अगर पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट पे करती है और पार्टनर्स अपनी विड्रॉइंग्स पे पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो दोनों इंटरेस्ट आपस में सेट ऑफ होने चाहिए या सेट ऑफ नहीं होने चाहिए। दोबारा सुनो, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स की कैपिटल और लोन पे उनको इंटरेस्ट अलाउ करती है और पार्टनर्स अपनी विड्रॉइंग्स पे ड्रॉइंग्स पे पार्टनरशिप फर्म के लिए भी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट सेट ऑफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होगा। जो पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट देंगे वो पार्टनरशिप फर्म की इनकम मानी जाएगी और जो पार्टनरशिप फर्म ड्राइंग्स पे उनको इंटरेस्ट देगी पार्टनर्स के लिए वो एज एन इंडिविजुअल उनकी अपनी इनकम मानी जाएगी। इफ ए फर्म पेज इंटरेस्ट टू ए पार्टनर एंड द पार्टनर पेज इंटरेस्ट टू द फर्म ऑन हिज ड्राइंग्स देन इंटरेस्ट शैल नॉट बी सेट ऑफ। बच्चे बहुत गलती करते हैं, मत करना, क्योंकि आगे पढ़ाऊंगा एसोसिएशन ऑफ पर्संस और BOI, वहां पे सेट ऑफ हो जाएगा, यहां सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। The interest received by the firm from the partner on their drawings is taxable in the hands of the firm as income under the head PGBP. The interest paid by firm to the partners is allowable as per section 40B. तो जो पार्टनर से ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट मिलेगा वो पार्टनर्स की बिजनेस की इनकम मानी जाएगी और पार्टनर्स को जो पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट मिलेगा वो तो आपको बता ही दिया है, पार्टनर्स के हाथ में बिजनेस की इनकम मानी जाती है, तो इधर भी PGBP की इनकम मानी जाएगी, उधर भी PGBP की इनकम मानी जाएगी। बट सेट ऑफ करके केवल एक ही के हाथ में टैक्सेबल नहीं कर सकते। और इसके बाद 40B ने आखिरी लिमिट बताई क्या होनी चाहिए, द पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन शुड नॉट एक्सीड। अगेन शुड नॉट एक्सीड मीन जो आपने डीड के अंदर स्पेसिफाई किया होगा, चाहे अमाउंट चाहे उसको निकालने का तरीका वो, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है विच एवर इज लेस 3 लाख तक 1,50,000 और 90% विच एवर इज मोर ऑन द बैलेंस ऑफ बुक प्रॉफिट 60%। तो बैलेंस पे 60% तो 3 लाख तक पे आपको निकालना पड़ेगा। 90% 270 और 150, हायर कौन सा हो गया 270, तो 270 और प्लस जो ऊपर वाला बैलेंस होगा उसका 60%।
इज दैट क्लियर? समझ में आता है? ये बहुत सारी थ्योरी है, मैं आपको टीच करूंगा सारी की सारी थ्योरी ये वाली। बस आखिरी बात अभी, क्योंकि प्रैक्टिकल करवाना चाह रहा हूं, तो लॉसेज ऑफ द फर्म, द लॉसेज एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड बाय ए फर्म ओनली। अगर फर्म को कोई लॉस या अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, वो पार्टनर्स को हम शेयर दे के उनका डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर्स के हाथ में कैरी नहीं करवाएंगे। अगर लॉस हुआ है तो लॉस को या अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को पार्टनरशिप हम खुद ही कैरी करके सेट ऑफ करेगी एज पर चैप्टर 6, जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपके लिए बताया था। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आता है? अब स्टार्ट करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। वो क्वेश्चन करके आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। शुरू करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आपके पास ये क्वेश्चन होगा, मैंने भी इस स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, आधे में क्वेश्चन है, आधे में सॉल्यूशन है। एक क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स कंपनी ए फर्म ऑफ एक्स वाई एंड जेड विच satisfies all the conditions of A 184 and 40 subsection B। इनकी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होना जरूरी है अगर पार्टनरशिप फर्म को रेम्युनरेशन का बेनिफिट लेना है और इंटरेस्ट का बेनिफिट लेना है। इस क्वेश्चन में सेटिस्फाइड हैं। ये देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 13.5%, म्युनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एंटायर प्रॉपर्टी, अदर एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट। इनकम साइड में सेल्स टैक्स, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाफ पोर्शन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। एडिशन इंफॉर्मेशन आउट ऑफ अदर एक्सपेंसेस 48,500 नॉट डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 36, 37, 43B। On 15th January 2016, the firm pays an outstanding sales tax liability of 2,922 of the previous year 12/13. As this amount pertains to previous year 12/13, it has not been debited to the aforesaid account. Z is not a working partner. The firm owns a house. The ground floor is used for business purposes. The first floor is given on rent. Municipal taxes paid on 10th May 2016. आपको फर्म की टैक्सेबल इनकम निकालनी। तो कहां से शुरू करते हैं? प्रॉफिट एच पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज ₹30,000। आपके लिए 30,000 रुपीज दे रखा है वो, दैट इज 32,000। यहां पे 32,000 ये वाला। अब जो आइटम डिडक्टेबल नहीं थे उनको ऐड करते हैं, डिडक्टेबल थे उनको माइनस करते हैं। एक तो प्लस का और एक माइनस का साइन बना दिया। हमेशा एडजस्टमेंट से शुरू किया जाता है। आउट ऑफ अदर एक्सपेंसेस 48,500 नॉट डिडक्टेबल। डिफरेंट सेक्शंस जो 30 से लेकर 43B के बीच में आते हैं, जैसे कि 30 के अंदर 36 में माइनस नहीं है, 37 में माइनस नहीं है, 43B में उसको ऐड बैक करना चाहिए। तो देखो मैंने 48,500 को ऐड बैक कर दिया। उसके बाद 15 Jan 2016 को उसने सेल्स टैक्स पे किया 12 and 13 का। 12-13 का सेल्स टैक्स पे किया उसने प्रीवियस ईयर 15-16 में, दैट इज 15 जनवरी 2016। तो जो सेक्शन 43B है, 43B, वो ये कहता है कि अगर आप अक्रूवल बेसिस पे भी अकाउंट बनाते हो तब भी सम एक्सपेंडिचर्स आर डिडक्टेबल ऑन द पेमेंट बेसिस। 145 के अकॉर्डिंग अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट कैश बेसिस पे मेंटेन करे हैं तो पीजीबीपी की इनकम कैश बेसिस पे कंप्यूट कर सकते हो। अक्रूवल बेसिस पे अगर आपने मेंटेन करे हैं तो पीजीबीपी की इनकम आप अक्रूवल बेसिस पे मेंटेन कर सकते हो। लेकिन सेक्शन 43B कहता है इवन यू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन अक्रूवल बेसिस, आपको कुछ खर्चों का डिडक्शन जो मिलेगा वो पेमेंट बेसिस पे मिलेगा। इंटर में जरूर किया होगा 43B। तो पे करने की लास्ट डेट क्या होती है? टिल द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, या तो 30 सितंबर और 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। तो 12-13 प्रीवियस ईयर के लिए असेसमेंट ईयर रहा होगा 13-14। अगर हम इस क्वेश्चन में 30 सितंबर 2013 मान लेते हैं, उस डेट तक पे नहीं किया गया था, इसका मतलब 2922 को उस ईयर में माइनस नहीं किया गया था। अब पेमेंट बेसिस पे माइनस होगा तो जिस ईयर में पे करोगे उस ईयर में माइनस किया जाएगा। और हमने पे किस ईयर में किया? 15 जनवरी 2016, दैट इज 15-16, इसलिए करंट ईयर में माइनस होना चाहिए। देखो मैंने सेल्स टैक्स में माइनस कर दिया 2922।
इसके बाद Z इज नॉट ए वर्किंग पार्टनर, दिमाग में डाल लेते हैं, रेम्यूनरेशन अलाउड नहीं किया जाएगा। द फर्म ओन्स ए हाउस, द ग्राउंड फ्लोर इज यूज फॉर बिजनेस पर्पजेज, द फर्स्ट फ्लोर इज गिवन ऑन रेंट। इसको भी दिमाग में डाल लेते हैं, एक घर था, आधा लेट आउट है, आधा बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा है। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड ऑन 10 मई 2016, म्यूनिसिपल टैक्सेस को 10 मई 2016 को पे किया गया, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं डेबिट साइड में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आना चाहिए। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर सर ऐड कर दो, क्योंकि सही वाला माइनस करेंगे तो एक्स का 6 लाख, वाई का 9 लाख, जेड का 55,000, टोटल हो गया 15,55,000। तो देखो मैंने 15,55,000 को ऐड कर दिया। इनकम टैक्स सेक्शन 40 आपने किया होगा, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स दोनों माइनस नहीं होते थे, आईपीसीसी और इंटर का रिकॉल करो। लेकिन वेल्थ टैक्स तो खत्म हो गया, लेकिन इनकम टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता है, तो देखो मैंने इनकम टैक्स को भी ऐड बैक कर दिया। म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, अभी नीचे एडजस्टमेंट में पड़ा कि आधा घर लेट आउट है और आधा बिजनेस के लिए यूज होता है। इसका मतलब आधा म्यूनिसिपल टैक्स जो बिजनेस वाला है वो यहाँ माइनस होगा, हाउस प्रॉपर्टी वाला तो हाउस प्रॉपर्टी में माइनस होगा। तो टोटल दे रखा है आपके लिए एंटायर प्रॉपर्टी का 5,000, तो यहाँ कितना एड बैक हो जाना चाहिए जो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है 2,500 रुपये का। देखो मैंने 2,500 रुपीज म्यूनिसिपल टैक्सेस के ऐड कर रखे हैं। अदर एक्सपेंसेस डिडक्टेबल था, वो तो बिजनेस के होते हैं छोटे मोटे खर्चे, इनकम साइड में आते हैं, सेल्स बिजनेस की इनकम है। रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हाफ पोर्शन, आधा घर लेट आउट था तो वो रेंट पीजीबीपी की इनकम तो नहीं बनेगी, वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जाएगी, तो उसको यहां से रिमूव करके हाउस प्रॉपर्टी में कंप्यूट किया जाएगा। तो यहां से रेंट को देखो माइनस किया गया, कितना 50,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 60,000 किस सोर्स की इनकम है, अदर सोर्सेज, देखो इसको भी मैंने माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि अदर सोर्सेज की इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर रही है। डेबिट साइड में एक खर्चा हमारा रह गया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 13.5%। ये इधर डिस्कस करना चाहिए था, स्लिप हो गया। अब दो तरीके हैं, जो थ्योरी हमने पढ़ी थी उसके हिसाब से मैंने कहा था या तो 13.5% को एड बैक करके 12% माइनस करो, या फिर हम शॉर्टकट मार सकते हैं 1.5% को एड बैक कर देते हैं। नहीं, हम शॉर्टकट नहीं मारते हैं, इसमें प्रॉपर तरीके से करके दिखाया हुआ है। एक्स का कितना था 40,000, वाई का 10,000, जेड का 60,000, टोटल बैठता है 1,10,000। देखो 1,10,000 रुपये को मैंने ऊपर ऐड किया हुआ है। अब माइनस करेंगे 12%, तो x को 40,000 मिला 13.5% के रेट से, तो 12% हाउ टू कंप्यूट, 40,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 13.5, इट कम्स 35,556। y को मिला 10,000, 12% कैसे निकालेंगे, 12 डिवाइडेड बाई 13.5, इट कम्स 8,889। जो 60,000 रुपये का निकल के आया सिमिलर प्रोसीजर से 53,333। तो हमने गलत वाला इंटरेस्ट ऐड कर दिया, सही वाला माइनस कर दिया। लेकिन हमने रेम्यूनरेशन अभी ऐड किया है, लेकिन अभी माइनस नहीं किया। क्यों? क्योंकि बुक प्रॉफिट निकालने के बाद वो स्लैब लगाएंगे, उसके बाद माइनस किया जाएगा। तो अब ऐड किए आइटम्स ऊपर वाले 48,500 प्लस 2,500, 15,55,000, 8,000, 1,10,000, इट कम्स 17,24,000। और नेट प्रॉफिट ऊपर 32,000 इसको ऐड किया, इट कम्स 17,56,000। माइनस करने वाले आइटम 2922 प्लस 50,000 प्लस 35,556, 8,889, 53,333 प्लस 60,000, द टोटल इज 2,10,100। तो ऊपर 17,56,000 में से माइनस किया 2,10,700, तो जो बचेगा डिफरेंट कलर से मैंने लिखा हुआ है। अभी ये टैक्सेबल प्रॉफिट निकल के नहीं आया, इसको बोलते हैं बुक प्रॉफिट 15,45,300। और इसमें से अब क्या माइनस करेंगे, रेम्यूनरेशन। तो मैंने देखो डेबिट लेफ्ट में नोट्स बनाए, वर्किंग नोट्स रेम्यूनरेशन। अब 3 लाख से ज़्यादा है तो 3 लाख तक का 90% और 150 विच एवरेज हायर 2,70,000 रुपये तो बन गया।
और जो 3 लाख के एक्सीडिंग अमाउंट है तो 15,45,300 में से 3 लाख माइनस किए, बचते हैं 12,45,300, इसका 60% इट कम्स 7,47,180, इसमें ऐड किया 2,70,000 और ये हो गया 10,17,180, 10,17,180। और डीड के अकॉर्डिंग जो वर्किंग पार्टनर्स को दिया गया था इट वाज 15 लाख। क्यों? क्योंकि Z तो नॉट वर्किंग था, 55 को तो हटा देते हैं, X का 6 लाख, Y का 9 लाख, 6 और 9 15 लाख, तो 15 लाख से कंपेयर करेंगे तो कौन सा लोअर निकल के आता है? 10,17,180। और इसको जब बुक प्रॉफिट में से माइनस किया जाएगा दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, दैट इज 5,28,120। आया समझ में? लेकिन सर आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, 6,23,120। भाई आंसर तो टोटल इनकम, ये अभी बिजनेस की इनकम है। इस पार्टनरशिप फर्म की अभी 2 इनकम और भी हैं। हमने देखा एक तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, दैट इज इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तीनों इनकम को ऐड करेंगे। जीटीआई अगर डिडक्शंस कोई दे रखी होगी जो कि हमने ऑलरेडी चेक कर ली नहीं है तो उसकी जगह डैश लगा के दैट इज टोटल इनकम मैच करेगा। क्यों नहीं मैच करेगा? लेकिन पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जीएवी आधे घर का रेंट 50,000, म्युनिसिपल टैक्सेस सर 2500, लेकिन नहीं। हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था म्युनिसिपल टैक्सेस आर डिडक्टेबल इफ दीज आर पेड ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। 15-16 की इनकम निकाल रहे हो, इसमें पे करोगे तभी माइनस होगा। 31 मार्च के बाद पे किया गया तो नहीं होगा। तो सर इसमें दे रखा है पे किया गया था 5th पॉइंट में 10th में 2016, तो भैया हाउस प्रॉपर्टी में माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हाउस प्रॉपर्टी में माइनस नहीं किया। और उसके बाद NAV 50,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A, एस्टिमेशन बेसिस पे माइनस होता है 30% ऑफ NAV दैट इज 15,000, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है 35,000। फिर मैंने हेडिंग डाला टोटल इनकम दैट इज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, ऊपर कंप्यूट किया 5,28,120, हाउस प्रॉपर्टी 35,000, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 60,000, इट कम 6,23,120। ये GTI क्योंकि डिडक्शंस नहीं है तो यही आपकी टोटल इनकम बन जाएगी। और देखो जो आंसर दे रखा है क्वेश्चन का 6,23,120, ये आंसर हमारा मैच करता है सक्सेसफुली। इज दैट क्लियर? इसका टैक्स निकालना फर्म का बहुत इजी है क्योंकि लॉन्ग टर्म नहीं दे रखा है, इसमें आपके लिए कैजुअल इनकम नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रेफरल इन 111A नहीं है, तो सीधे सीधे आप लगा दोगे 30%। और क्योंकि 1 करोड़ से कम है सरचार्ज ऐड नहीं होगा, प्लस 3% ऐड करेंगे, दैट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब आप घर पे जाके करोगे ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर्स, वो मैं आपको ओरली समझा रहा हूं। 3 कॉलम बनाओगे X, Y, Z। पहले लिखोगे रेम्युनरेशन फ्रॉम द फर्म, करना भी साथ साथ करना। अब रेम्युनरेशन जो 15,55,000 था वो तो डिसअलाउ हो चुका है। फर्म ने जो रेम्युनरेशन माइनस किया है वो रेम्युनरेशन हमने माइनस किया है टोटल, दैट इज 10,17,180। मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखो राइट में 1,10,180। तो इस रेम्युनरेशन को ही तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन किस रेशो में? जिस रेशो में पुराना रेम्युनरेशन था। अब Z नॉट वर्किंग पार्टनर है, उसके नीचे तो डैश लगा दो। और X और Y का हम रेशो देखते हैं तो X को मिलता था 6 लाख और Y को मिलता था 9 लाख। 3 से डिवाइड करते हैं तो 2:3 का रेशो निकल के आता है। X और Y का जो ओल्ड रेम्युनरेशन था उसका रेशो आ गया 2:3। तो 10,17,180 को X को देंगे 10,17,180 इंटू 2/5 और हम Y को देंगे 10,17,180 इंटू 3/5
और Z के आगे डैश लगा देंगे क्योंकि नॉन वर्किंग पार्टनर है। तो ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब लिखेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम द फर्म। जो गलत दे रखा था ज़्यादा वाला वो तो डिसअलाउ हो चुका है, जो हमने माइनस किया है वो ऐड किया जाएगा। तो एक्स में ऐड करेंगे 35,556, वाई में ऐड करेंगे 8,889, जेड में ऐड करेंगे 53,333। सही है। फिर लिखेंगे शेयर इन द इनकम ऑफ फर्म और उसमें लिख देंगे एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A डैश डैश डैश। 3 अमाउंट हो गए। नीचे लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस और तीनों को ऐड कर देंगे प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। दिस इज द ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ द पार्टनर। अब अगर इसी क्वेश्चन में पार्टनर्स की और सेपरेट इनकम दे रखी होती तो इसके अंदर ऐड करना शुरू कर देते, टोटल करके जीटीआई निकालते, 80C2 80U माइनस करते, वो इंडिविजुअल की इनकम बन जाती। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है केवल पार्टनर्स के हैंड में जो भी पार्टनरशिप हमसे मिला उसका टैक्स ट्रीटमेंट बताओ, उनके हाथ में कितना टैक्सेबल होगा और किस हेड में टैक्सेबल होगा। दिस इज द एंड ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैंने सब कुछ आपको टीच किया। थ्योरी में 184 टीच किया, 185 टीच किया, मैंने 40 सबसेक्शन बी टीच किया, सर्कुलर टीच किया, हम पार्टनरशिप फर्म की इनकम कैसे निकालते हैं ये मैंने सारा टीच किया। और ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन मैंने करके दिखाया। इस असाइनमेंट के अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप करो। और अगर बाई चांस किसी को जरा सा भी किसी क्वेश्चन में डाउट है या इस वीडियो लेक्चर में कोई भी जरा सा भी डाउट है तो जो भी साइड में आ रहा है, देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको यहाँ पे और एनलार्ज कर देता हूँ मैं इसके लिए बड़ा बड़ा। मुझे आप फ़ोन कर सकते हो 9899070452। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो अपने डाउट्स के लिए। अगर ये वीडियोस आपको ख़रीदने में आप इंटरेस्टेड हो सारे सिलेबस की, CMA फाइनल और CA फाइनल के लिए तो कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी पूछनी है मेरी यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद या किसी फ्रेंड से आपको वीडियो मिल जाती है देखने के बाद, विदाउट हेजिटेशन आप अपनी क्वेरी मुझे सेंड कर सकते हो imsb003@gmail.com। Is that clear? I'm always there for you. नेक्स्ट लेक्चर कोई अच्छा सा और टॉपिक लेके आऊँगा और तब हम दोबारा से मिलते हैं। गुड बाय।